Hello dear student of class 11th, myself Brajesh Yadav, I am your chemistry teacher. So I have already sent you the PDF of topic 1, the chapter Some Basic Concept of Chemistry and lecture 1, chapter 1. तो मैंने इंट्रोडक्शन और का PDF वगैरह भी आपको भेजा है, तो ऑब्वियसली आपने इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो टॉपिक चैप्टर के मेन टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीज़ों को और भी सीख लेते हैं। तो एज यू नो कि इस चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा हमेशा आपसे कहा जाता है कि भाई ये चीज़ सीखनी है तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब हर चीज़ के लिए कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। तो केमिस्ट्री जो ये चैप्टर है हमारा, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि पूरी केमिस्ट्री को मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अब वो अलग बात है, हमारे सिलेबस में मेनली हम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थोड़ा सा हम उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। लेकिन बात की जाए, और इनकी डेफिनेशन भी आगे मैं भी दूंगा आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सारे जितने भी चैप्टर हैं, है ना, तो सबका खास तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री का जो पूरा बेस है, ये हमारा जो चैप्टर 1 है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी एक बार बता दूं कि केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड देयर प्रिपरेशन। मतलब कि हमें केमिस्ट्री में हम मटेरियल की स्टडी करेंगे और उनके प्रिपरेशन की भी स्टडी करेंगे, एंड देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, एंड देयर एक्यूरेसी एंड सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसकी एक्यूरेसी और उसके स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे, एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड देयर यूजेज इन ऑन पॉसिबल वर्क्स इन आवर लाइफ। कैसे उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, कैसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे लाइफ में इनका क्या रोल है। तो एक चीज़ तो ये हमारा पूरा केमिस्ट्री में जो हम इतनी सारी बातें समझते हैं। अब बात की जाए कि केमिस्ट्री में अभी हम आगे, हमारा जो मेन टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जहाँ से है वो हमारा मेन टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यूनिवर्स को समझें कि हमारा यूनिवर्स मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। मैटर जो हमारी आंखों से दिखता है, जो हमारी सराउंडिंग में है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जिसको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा मैटर है। लेकिन जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन आपको उसका इफेक्ट नज़र आता है, जिसको आप महसूस किसी न किसी वजह से करते हैं, या जिसका इंसिडेंट आप देखते हैं, जैसे एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सभी की सभी एनर्जी के पार्ट हैं। और जो एनर्जी जो है हमें दिखती नहीं, हमें केवल एनर्जी का एक फॉर्म दिखता है। तो पूरा यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर और एक एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हम केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। अगर बात करें मैटर की, तो मैटर के फिर से 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया कि मैटर की स्टडी को हम 2 पार्ट में करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हम करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर की 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक इसके सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा उसके मिक्सचर के बारे में। सॉलिड, लिक्विड और उसके मिक्सचर की स्टडी होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में।
और दूसरा जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, बहुत वाइड क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट रखे गए, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है, यहाँ भी मिक्सचर आ रहा है ना। तो यहाँ पर के मिक्सचर की, जो यहाँ पे मिक्सचर आ रहा है, यहाँ के मिक्सचर का हम फिजिकल स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं, एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्री फॉर्म में है। तो एलिमेंट्री फॉर्म है तो ये प्योर है। दूसरा कंपाउंड, जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो भी प्योर हो सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2O, तो ये कंपाउंड हुआ, है ना। अगर हम खाली कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये सब एलिमेंट हुए, तो ये भी प्योर हो सकते हैं, ये भी प्योर हो सकते हैं। इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस के अंडर में ये दोनों है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की 3 कैटेगरी आपको पहले से पता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल। कंपाउंड हमारे आसपास में, आप चाहे जो भी कंपाउंड है आपके आसपास में जो भी नज़र आता है, उस कंपाउंड की 2 कैटेगरी है, या तो वो ऑर्गेनिक है और या तो वो इनऑर्गेनिक है। बहुत पहचानना बहुत आसान है डियर स्टूडेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड है और उसे कंबस्ट करते हैं एयर की प्रेजेंस में और कंबस्ट हो जाता है, तो कोई भी कंपाउंड जो कंबस्ट हो गया, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लकड़ी कंबस्ट हो जाएगा, पेट्रोल कंबस्ट हो जाएगा, डीजल कंबस्ट हो जाएगा, कैरोसिन ऑयल कंबस्ट हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल कंबस्ट हो जाएगा, मतलब जो भी आप, क्या वाटर कंबस्ट होगा? नहीं। तो वाटर जो कंबस्ट नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा, है ना। क्या आयरन कंबस्ट होगा? नहीं होगा। क्या सॉल्ट कंबस्ट होगा? नमक, NaCl? नहीं। तो जो चीज़ कंबस्ट नहीं होगी वो इनऑर्गेनिक है, और जो चीज़ कंबस्ट हो जाती है वो हमारा ऑर्गेनिक कहलाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेन्स, एक्चुअली में ऑर्गेनिक वर्ड जो आया है ये आया है ऑर्गेन्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गन जनरेट करते हैं, लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स। एंड लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स के अलावा जो बाकी जगह से जो भी चीज़ें, जो भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन सी वाटर, इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंबस्टिबल नहीं होते। तो ये था प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और स्कैंडियम, टाइटेनियम, आयरन, निकल। नॉन मेटल, डू यू नो बेटर, ऑल द गैसेज आर नॉन मेटल। मेटलॉइड, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एक्सेट्रा। कंपाउंड की मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई। तो और मिक्सचर हमारा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। याद रखें कि मिक्सचर के जो ये 2 पार्ट है, ये कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता। जैसे मैंने चीनी और वाटर को डाला, यानी कि शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो इसको मैंने वाटर में डाला तो इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वाटर के इंटरस्टिशियल साइड्स में केवल ये शुगर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, मतलब मिक्सचर हुआ। तो अगर ये मिक्सचर इस तरह का है कि मिक्स होने के बाद सॉल्यूट को हम नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और आपको पता है हेट्रोजीनियस, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाता, पार्सली मिक्स होता है, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इनकी स्टडी भी हमें डिफरेंट चैप्टर में करनी है। अब बात करें, अब जस्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन।
What is chemical combination? Yeah. So the chemical reaction always obeys certain laws known as law of chemical combination. Chemical reaction always obeys certain laws. मतलब जितनी भी chemical reaction होती है हमारे केमिस्ट्री में वो कुछ ना कुछ लॉज को ओबे करती है. तो उन्हीं लॉज को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. और ये हमारे सिलेबस में 5 लॉज हैं. उसमें से कुछ आपने क्लास 9th में पहले से ही सुना हुआ है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार. law chemical combination. जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो किसी न किसी लॉ के अंडर में होगी और उसी लॉज के सर्टेन लॉज को फॉलो करके होगी और उन्हीं लॉज को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. इसमें हमारा एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नंबर 2 लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions. Law of multiple proportion. 4th, Gay-Lussac law of combining. Gay-Lussac law of gaseous volume. And 5th, Avogadro. तो डियर स्टूडेंट, इन 5 लॉ के कॉम्बिनेशन को, इन 5 लॉज के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और इनके बारे में हमें एक एक करके स्टडी करनी है. इसमें से कुछ लॉज के बारे में आप पहले भी जानते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबसे पहले हम बात करेंगे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता है ये डेफिनेशन, फिर भी औपचारिकता तो पूरी करनी है. तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? डू यू नो एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस? द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. अगर यहाँ पर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम लूँ, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना बनेगा कि इन दोनों को ऐड करके 100 आए, यानी कि 44. यानी कि किसी केमिकल, नॉट ओनली केमिकल रिएक्शन, इन ए फिजिकल रिएक्शन ऑल्सो, फिजिकल चेंज में भी ऐसा ही होगा. मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर आइस ले रखा है 500 ग्राम, तो जब ये आइस मेल्ट होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वाटर में, तो ये आइस जब पूरी तरह लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये भी 500 ग्राम ही. मतलब चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, जो प्रोडक्ट साइड का टोटल मास होगा, यानी कि 44 प्लस 56 कितना हो गया 100 ग्राम, वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल है. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी और जब प्रोडक्ट बनेगा
तो कोई भी मास लॉस नहीं होगा, मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर मास डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये 100 नहीं होता ना। अगर ये 100 है और ये 99 होता तो हम कहते भाई एक ग्राम कहाँ गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो कई बार हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपको यह समझना पड़ेगा कि इसलिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक इन अदर वर्ड में हम कहते हैं कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट टू वन फॉर्म टू अनदर। बट न्यूक्लियर फिजन इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक्सेप्शनल केस की स्टडी हम पास में भी अच्छे से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो सेकेंड लॉ है हमारा डेट इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ इज डेट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करें तो अ केमिकल कंपाउंड no matter from which source it is obtained always contain the same element combined together in the same definite proportion by mass। इसको मैं और सिंपल शब्दों में बताऊं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड नो मैटर हो, चाहे किसी भी मेथड से बनाया जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक तरीका ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर CO2 बना रहे हैं। एक तरीका ये था कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। तीसरा तरीका था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करें तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम 3 डिफरेंट रिएक्शन से बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि आप कोई प्रोडक्ट चाहे एक मेथड से बनाएं या चाहे एक से अधिक मेथड से बनाएं, इन तीनों मेथड में जो एलिमेंट है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टू 32, इसका सिंपल रेशियो आ जाता है 4:3:8। तो जो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वही रेशियो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन का होगा और वही रेशियो यहाँ भी, यानी कि एलिमेंट के कंबाइन होने का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे उसके प्रोडक्शन का कोई भी मेथड हो। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डियर स्टूडेंट, 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और रह जाते हैं, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, सेफ रहिए। थैंक यू।